Hi everybody. So as per my last reel, the next topic was the domestic violence. अब इसका एक्ट हमारा बना था 2005 में. Atrocities बहुत हो रही थी, women were beaten and बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये एक्ट इनैक्ट हुआ था in 2005. काफ़ी सारे सेक्शंस है इसके. So what was the basic purpose? होता क्या है domestic violence? When one person seeks to gain power and control over another person through physical, emotional, sexual, verbal, economic means, dominate करते हैं लेडी को. It's a form of violence that occurs within the context of a domestic setting. Domestic setting में होता है ये, एक marriage में होता है, such as matrimonial or cohabiting relationship. अब इसका basic objective यही था to protect women, sisters, widows, mothers. ज़रूरी नहीं है कि ये वही हो. इसके काफ़ी सारे सेक्शंस हैं एंड वी विल डिस्कस दैट. फिर इसके आगे बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, सेलिएंट फीचर्स, क्यों ये हुआ था एक्सेट्रा. सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1 जो था वो तो इसकी जो होल ऑफ इंडिया में इसकी जुरिस्डिक्शन है. देन डेफिनेशंस आती हैं उसमें. सारे मेन डेफिनेशंस है डोमेस्टिक वायलेंस की. डेफिनेशन, मजिस्ट्रेट कौन होता है, मेडिकल फैसिलिटी, मॉनिटरी रिलीफ एक्सेट्रा, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन होते हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड, ये मैं रीड भी कर देती हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. मीन्स अ हाउस होल्ड where the person agreed lives or at any stage has lived in a relationship either singly or along with the respondent and includes such a household whether owned or tenanted. बेसिकली हाउस होना चाहिए जहाँ पे जॉइंटली वो रहते हैं, जो बंदा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है और जिस पे हो रही है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब जो सेक्शन 3 है, डेफिनेशंस. फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस. अब बेसिकली मैं एक्ट से इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि पहले हमें अपना लॉ तो पता चले उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज वो जो है दैट इज द बैकबोन. जो एक्ट के सेक्शन में लिखा हुआ है उसी पे सब कुछ बेस्ड होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिटिगेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, को लॉयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, and this is very important for students also. So that's why I prefer to read the act first. Respondent shall constitute domestic violence in case it harms or injures or endangers the health, safety, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes physical abuse, sexual abuse, verbal, emotional abuse, economic abuse. So इस टाइप की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं. देन इसमें जो हैरेसमेंट होती है वो इमोशनल, इकोनॉमिकल, देन मेंटल कोअर्जन होता है, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है. harasses, harm, injures or endangers the aggrieved person with the view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand. coerce का क्या मतलब होता है? उसको फोर्स करना कि भाई ये डिमांड पूरी करोगे नहीं तो मैं तुझे मारूंगा. सो डोमेस्टिक वायलेंस करूंगा तुम्हारे साथ. डाउरी में बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर डाउरी केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि उससे कोर्स करके, उसको फोर्स करके डाउरी आर्टिकल्स उसको मार देते हैं. कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है. सो दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया कि इन केसेस में तो डोमेस्टिक वायलेंस होता ही होता है, केसेस फाइल होते हैं. हैज़ द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन ए और बी. अग्रीव्ड पर्सन या फिर किसी को भी थ्रेटन करना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इंजर्स और हार्म्स वेदर मेंटल, फिजिकल, टू द इंजरी और हार्म अग्रीव्ड पर्सन को होती है. अब इसमें फिजिकल अब्यूज की डेफिनेशन दी हुई है. मीन्स एन एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ द नेचर टू कॉज बॉडली हार्म, danger to life, limb, health or impair the health or development of the aggrieved person. Assault, criminal intimidation, criminal force, वो भी इसमें included है. criminal assault, intimidation कि उसको कहीं बंद करके रखना, force, ये सब भी included है. sexual abuse बहुत important part है इसका, जिसमें वो abuse करता है, humiliate करता है, degrade और उसकी dignity को affect करता है. that is also included. verbal और emotional abuse भी included है, जिसमें उसको insult करेगा, ridicule करेगा, कॉलिंग नेम्स, लोगों के सामने बेइज्जती करनी. सो इसका जो पर्व्यू है काफ़ी वाइड है डोमेस्टिक वायलेंस का. नॉट हैविंग अ चाइल्ड और मेल चाइल्ड, इस पे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. वर्बल इमोशनल अब्यूज, रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन विच द अग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड. अब इसमें आप देख रहे होंगे कि फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस. अब इसमें इंक्लूडिंग सिर्फ वाइफ को इंक्लूड नहीं किया है इसमें काफ़ी ब्रॉड एम्बिट है इसका. इकोनॉमिक अब्यूज़,
deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any act or custom, whether payable under an order of court or otherwise, or which the aggrieved person requires out of necessity, including but not limited to household necessity for the purpose for the aggrieved person or her children, स्त्री धन, ये सारा कुछ इसमें included है. मतलब उसको deprivation means उसको economic और financial उसको पैसे ना देना, जेब खर्ची ना देना, फिर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया वो नहीं देना, हाउस होल्ड नेसेसिटीज में उसको पीछे रखना, स्त्री धन, प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट्स वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वैल्यूज, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्त्री धन, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग वेदर एनी एक्ट commission or conduct of the respondent constitute domestic violence under this section, the overall facts and circumstances. जब इसकी जजमेंट होती है तो इसमें ओवरऑल फैक्ट्स, अब ये जजेस के लिए भी डिफिकल्ट होता है इसको जज करना कि व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट इज नॉट, क्योंकि इसका एम्बिट इतना ज़्यादा वाइड है कि इसमें इट्स डिफिकल्ट फॉर टू टेक अ डिसीजन, बट ऑब्वियसली उनको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, हर एक अलग अलग केस होता है, हर एक के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं. फिर जो चैप्टर 3 है इसमें प्रोसेस बताया है कि जब एक केस फाइल होता है तो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम ऊपर देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं. हुआ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और भी इसकी कैपेसिटी में जो भी आएगा वो प्रोटेक्शन ऑफिसर कहलाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सेक्शन 8 में है होते हैं डेजिग्नेटेड. इसमें बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर्स. तो any person who has a reason to believe that an act of domestic violence has been or is being likely to be committed may give information to the protection officer. वो appointed officer होता है, आप उनको information दे सकते हैं. अब इसमें क्या है, कोई liability civil or criminal shall be incurred by any person by giving. अच्छा, जिसने information दी होती है उसके ऊपर कोई liability incur नहीं होती. इसमें लोगों को डरने की जरूरत नहीं कि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे. उसने सिर्फ information दी है, ज़रूरी नहीं है कि accused दे information. कोई राह चलता भी दे सकता है कि यहाँ पे domestic violence हो रही है. एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव, कोई भी व्यक्ति अगर देखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो दे कैन रिपोर्ट. अब सेक्शन 5 में ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट. अब इसमें पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, जरूरी नहीं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस ऑफिसर ही हो, इसमें सेक्शन 8 की डेफिनेशन में बहुत लोग आ रहे हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन भी ऊपर दी हुई है. वो लोग कौन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, इसमें वो भी एक्ट में बोला गया है सर्विस प्रोवाइडर का, दैट मीन्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10. अब जब सेक्शन 10 पे हम आएंगे तो उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे, इसमें सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा काफ़ी इंक्लूड होते हैं. सो कोई पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट जिसके पास डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आई है और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और व्हेन द इंसिडेंट डोमेस्टिक वायलेंस इज शैल इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन. उसको इन्फॉर्म करना होता है. क्या इन्फॉर्म करना होता है? ऑफ अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुई और इन सारों में से किसी को नॉलेज आ गई तो उसको क्या बोलना है कि आपने एप्लीकेशन डालनी है फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ बाय वे ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर, एन ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ, अ कस्टडी ऑर्डर, अ रेजिडेंस ऑर्डर, अ कॉम्पनसेशन ऑर्डर और मोर देन वन सच ऑर्डर. ये सारे ऑर्डर्स जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. रेजिडेंस मांग सकते हैं आप, कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं आप, कस्टडी मांग सकते हैं आप. ये सब ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ऑफ अ राइट टू फील लीगल सर्विसेज अंडर, ये सारी कंप्लेंट्स आप डाल सकते हैं. इसमें सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जाते. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या चीज़ है? वहाँ पे आपको फ्री लीगल एड मिलती है. जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो दे कैन गो टू दिस अथॉरिटी. गवर्नमेंट लॉयर्स अपॉइंट करके देती है, लॉयर्स को गवर्नमेंट फीस देके एंड दे विल रिप्रेजेंट, आपको रिप्रेजेंट. ये भी एक राइट होता है, लोगों को पता नहीं है बट ये होता है. फिर 498 की कंप्लेंट जो है वो किस स्टेज पे फाइल करनी है? डाउरी की कंप्लेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अब चेंज हो गया वो सेक्शन. पहले 498 होता था, इसका मेरा वीडियो है, आप देख भी सकते हैं. वो कब फाइल करना है, किस स्टेज पे, वो सारी नॉलेज उनको देते हैं. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड इन एनी मैनर एज टू रिलीव अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हिज ड्यूटी टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ अपॉन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. अच्छा, एक और कैच है इसमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर सिर्फ उसको गाइडेंस दे देगा कि आप कंप्लेंट फाइल करो. कॉग्निजेबल ऑफेंस की सजा तो अलग होती है,
उसमें पुलिस ऑफिसर अपना पूरा एक्शन लेगा, विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा, जो भी उसको करना है, धारा लगाएगा, जो भी करना है। तो ये पहले 5 जो हमारे सेक्शंस हैं, इसमें बेसिक इसमें डेफिनेशन एक्सेट्रा आई है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। बाकी आगे वाले वीडियोस में मैं आगे वाले सेक्शंस डिस्कस करूँगी, और कुछ रील्स आ रही हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें कि प्रोसेस बताया है मैंने, एंड शॉर्ट में बताया हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट एक्सेट्रा। वो आप ज़रूर देखिए एंड फॉलो मी एंड वेट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।